पहले बहुत कम लोगों के देखते थे हम चश्मा लगवाए, अब 100 में से मैं कहता हूँ 90 प्लस के चश्मा लगा होता है। तो इसका मेन इफेक्ट क्या है, रीज़न क्या है? टेलीफोन होते थे डायल करने वाले, फिर पेजर आए, पेजर के बाद हम मोबाइल पे शिफ्ट हो गए। पीरियड में क्या लो वो स्क्रीन टच स्क्रीन हैं, बच्चे से लेके बुजुर्गों के हाथ में, हर किसी के हाथ में फ़ोन है। स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है जिसका कोई काउंटेबिलिटी नहीं है। सिर्फ चश्मा लगाने से आई साइट को रिवर्स किया जा सकता है? डिपेंड करता है आपके नंबर पे, डिपेंड करता है आपकी आई की कॉर्निया पे, डिपेंड करता है आपकी कोई सिस्टेमिक कोई हिस्ट्री है, आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन हो और कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारा कुछ वर्कआउट करने के बाद देन वी कैन डिसाइड भी आपको कौन सा प्रोसीजर आपके लिए सेफ रहेगा और कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट रहेगा। एडवर्टाइजमेंट आजकल बहुत चलती है कि चश्मा उतरवाओ चश्मा उतरवाओ, लेकिन होता क्या है, किसी की एडवर्टाइजमेंट रेट होता है 15,000 रुपये, किसी की एडवर्टाइजमेंट में होता है 1.5 लाख रुपए। तो ये डिफरेंस कैसे आता है? तो ये जो चार्जेस का डिफरेंस है, ये कौन लेसिक कर रहा है, ब्लेड फ्री कर रहा है, विदाउट ब्लेड कर रहा है, स्माइल कर रहा है या स्माइल प्रो कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से चार्जेस के वेरी करते हैं। वेल्थ गई, लग्जरी गई, आइस गई तो दुनिया गई। जी हाँ, वेल्थ को आप अगेन रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा से पा सकते हैं, लेकिन अगर आइस चली जाए तो आप उनको दोबारा नहीं पा सकते। तो आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आज हमारे साथ रहेंगे एक्सपर्ट्स स्पेशली फॉर आइस। तो आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद वशिष्ठ के अंदर। थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना बहुमूल्य टाइम निकाला। थैंक यू जी। तो सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन हो जाए। हाँ जी, आई एम बलजिंदर कौर जी। एंड ही इज़ डॉक्टर निर्मल। वी आर फाउंडर ऑफ दशमेश आई एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, न्यू चंडीगढ़। जैसे आपने बताया आप फाउंडर हैं, ठीक है, एक फेमस हॉस्पिटल के। तो सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन यही आता है कि आपने हॉस्पिटल ही स्टार्ट करने का कैसे सोचा? देखो, स्टार्टिंग में तो 2011 में से पहले जॉब ही करते थे। जी। बट जो चीज़ें हमने देखी है कि मेडिकल फैसिलिटी, बिकॉज आई एम रिलेटेड टू दिस प्लेस ओनली, न्यू चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ तो उस टाइम में 2011 में यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, कुछ भी नहीं था इवन। कुछ भी नहीं था। तो लोगों को मतलब वो क्वालिटी केयर वो चीज़ नहीं मिलती थी। तो जैसे जहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगी, जहाँ पे मैं जॉब करती थी, वहाँ पे यहाँ के कुछ पेशेंट आते थे, पर वो पहुँचते तब थे जब उनकी आइज़ की ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि हम उसको नहीं क्योर कर पाते थे। जी। तो उस टाइम ही मुझे ऐसे था कि मुझे जैसे होता है कि अपने एरिया के लिए कुछ करना है, अपने एरिया में कुछ करना है। और तब मुझे ये लगा कि हमें इस एरिया में एक आइज़ हॉस्पिटल खोलना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं शुरुआत हुई एक सोशल वर्क की तरह बिल्कुल कि बिल्कुल। हमने एरिया के लिए कुछ करना एरिया है के लिए और कुछ करना है। आपने इस हॉस्पिटल की नींव रखी। हाँ, दूसरा पॉइंट ये भी था कि जैसे इस एरिया में अगर आपको पता हो 2011 में लड़कियों को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते थे। बिल्कुल सही बात है। इवन कि ऐसे होता था कि अगर जॉब भी करनी है तो आप मुल्लांपुर से आगे नहीं जा सकते। हाँ, लोकली कर सकते हैं, अदरवाइज दुकानों पे हाँ, लड़कियां काम करती थी, नहीं जाने बाहर देते जाने थे। की इजाजत नहीं तो थी। मुझे कुछ ऐसा भी था, तब हमारा हॉस्पिटल तब इतना बड़ा नहीं था, पर एक मन में चाह थी कि हम इस एरिया की लड़कियों को वहाँ पे जॉब देंगे और साथ साथ उनको ये मोटिवेट करेंगे कि आप स्टडी कंटिन्यू करो। तो इस तरीके से बस हमने ये स्टार्ट किया। तो सर आपके माइंड में क्या था उस टाइम? एक्चुअली मेरा शुरू से ही आई में रुझान ऐसे रहा, लाइक जब मैं बचपन में था आई यूज़ टू गो टू हॉस्पिटल वेयर दे ऑर्गेनाइज अ फ्री चेकअप कैंप्स एंड सर्जरी कैंप्स। तो मेरे फादर रादर उसमें सेवा करते होते थे। तो लाइक बीइंग माय आइडियल डॉक्टर जगत राम, वन ऑफ द फेमस इन आई केयर, हाँ, सो वो एट पीजीआई, सो ही इज़ रिटायर्ड नाउ। सो मेरा बेसिकली आइडियल वहीं से स्टार्ट हुआ। उनको मैं छोटे होते देखता होता था कैसे वो लोगों की सेवा करते हैं, और ही इज़ सो डाउन टू अर्थ। सो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। सो शुरू से ही वहाँ से चलते चलते वो जर्नी कब स्टार्ट हुई, पेरेंट्स ने कैसे हेल्प करी। सो पहले ऑलमोस्ट 13 से 15 साल मैंने जॉब की। सो फाइनली ये डिसाइड किया कि हाँ, कुछ ना कुछ अपना होना चाहिए और जिससे हम लोगों की अपने हिसाब से सेवा कर सकें, सो दैट जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जिसको दर्द होता है एहसास उसी को होता है। सो जब उस दर्द को आपने समझ लिया, तब आप पेशेंट्स का या लोगों का दर्द समझते हो, तब आप उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। तो आपका ये हॉस्पिटल सिर्फ आइज के लिए है? 2011 में जब हमने शुरू किया था तब ये सिर्फ आइज़ हॉस्पिटल ही था। जी। बट जैसे मैंने बताया, मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं थी। तो लोगों की ये डिमांड आती थी कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप इसके लिए भी करो।
तो इस टाइम हम सिर्फ आईज का नहीं, हम आईज, डेंटल और जनरल मेडिसिन और स्किन एस्थेटिक, यानी ये कि मल्टी स्पेशलिटी मल्टी, हॉस्पिटल है आज की डेट में। और हम आने वाले टाइम में इसको और भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, जैसे हम आर्थो का भी सोच रहे हैं, सर्जरीज का भी सोच रहे हैं। और इसके साथ इसको शुरू करने का एक और रीज़न भी है कि जैसे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट का खर्चा आता है, वो उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये भी है कि हम उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम नहीं, पर कॉस्ट इतनी के अफोर्डेबल हो पाए मेडिकल केयर हर बंदे के लिए, यानी कि आपकी प्लानिंग है कि अफोर्डेबल हो लेकिन लग्जरी फैसिलिटीज के साथ हो। लग्जरी फैसिलिटी के साथ हो। तो जैसे मेन आपका आइस का है स्पेशलाइजेशन, आपने बताया कि स्टार्टिंग वहाँ से की थी, तो क्वेश्चन मेरा यही है माइंड में कि जो आइस प्रॉब्लम है वो आज की डेट में इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पहले बहुत कम लोगों के देखते थे हम चश्मा लगाए, अब 100 में से मैं कहता हूँ 90 प्लस के चश्मा लगा होता है। तो इसका मेन इफेक्ट क्या है, रीज़न क्या है? इस रीज़न को थोड़ा सा मैं वाइडली एक्सप्लेन करूँगा। अब जैसे थोड़ा सा पीछे हम चले जाएं, टेलीफोन होते थे डायल करने वाले, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे फिर पेजर आए, पेजर के बाद हम मोबाइल पे शिफ्ट हो गए, मोबाइल के कीपैड वाले होते थे, और आज की डेट में कह लो वो स्क्रीन टच स्क्रीन्स हैं। और ये कह लो भी बच्चे से लेके बुज़ुर्गों के हाथ में, हर किसी के हाथ में फ़ोन है। बिल्कुल। और स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है जिसका कोई काउंटेबिलिटी नहीं है, और उसके कारण आईज ड्राइनेस, रेडनेस, ईचिंग, और कुछ बच्चे तो ये है कि इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई इतनी रब करते हैं, उसमें कुछ सीरियस आई प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स का अगर मैं नाम लूँ, नंबर 1 मायोपिया, जैसे माइनस का नंबर उसमें आना शुरू हो जाता है। दूसरा एक्सेसिव यूज़, कईयों को एलर्जी रहनी शुरू हो जाती है। तीसरा उसके कारण एक केराटोकोनस नाम की प्रॉब्लम होती है, जिसमें जो आपकी पुतली है वो एक नॉर्मल जैसे ये शेप होती है यूनिफॉर्म, वो कोन बनना शुरू हो जाती है। ओके। सो उसको केराटोकोनस कहते हैं। और आई गेस बेसिकली यही सबसे बड़े रीजंस आपका स्टार्टिंग। मेन कहने का मतलब है कि जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप पे ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, तो उसका मेन इफेक्ट ये है। दैट्स एक्चुअली क्योंकि परफेक्ट। आज की डेट में जब भी बच्चा रोता है तो मदर का सबसे इजीएस्ट वे होता है उसको चुप कराने का कि उसको मोबाइल में राइम्स लगा के दे दी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि क्या है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अब मदर अपने कंफर्ट के लिए कह लो या बच्चे को चुप कराने के लिए कह लो, आदतें हम खुद डालते हैं। और जब वो आदत पड़ जाती है, जब हम उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं, तब फिर बच्चे ये कहते हैं कि आप भी तो, अब जैसे पेरेंट्स की एग्जांपल लो, जब तक आप अपने आप को उस चीज़ से नहीं रोकोगे, आप अपने बच्चों को वो नहीं आप रोक सकते हो। अगर आप सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हो, यूजुअली वाइफ्स की ये कंप्लेंट होती है, मेरा हस्बैंड आया घर पे मोबाइल पे लगा हुआ है, काम नहीं कराता मेरे साथ, तो बच्चे नेचुरली वही फॉलो करेंगे। अब आप अपना स्क्रीन टाइम देखो, अपना कंट्रोल कर पाओगे तब आप बच्चों को कह सकते हो। और बच्चे आज की डेट में आपको पता है, उनका होमवर्क मोबाइल पे आता है, उनकी नेसेसिटी क्लासेस उस पे लगती हैं। अब जो नेसेसरी है दैट इज़ ओके, जो एक एक्स्ट्रा टाइम अगर हम स्क्रीन टाइम पे वो कर रहे हैं, वो उसका नो डाउट आइज़ पे तो असर होएगा होगा। क्योंकि अभी जैसे इसी को देखते हुए शायद गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा देख रही है कि हाँ 16 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनके लिए शायद वो सोच रहे हैं इंस्टाग्राम को बैन किया जाए, फेसबुक को बैन किया। ये आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कहीं, ठीक है। सॉरी, इसमें एक चीज़ एक और भी है। अगर हम मतलब बच्चों को जो फ़ोन देख रहे हैं, आईज़ के साथ साथ अगर आप देखो बच्चों का आईक्यू लेवल पे भी उसका असर पड़ता है। अब ये नई जो चीज़ देखने में मिली है, जो जैसे सर बता रहे हैं कि माँ बाप बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, ईजिएस्ट वे लगता है उनको। तो अब तो इसके लिए स्पेशल जो डॉक्टर्स आ गए हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती, मतलब बच्चा 5-6 साल का हो गया है तो माँ बाप को तब पता चलता है कि ये बोल नहीं पा रहा, ये ध्यान ही नहीं दे रहा किसी चीज़ पे। तो इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट आ गए हैं कि आपको घर पे टीवी बंद करना है, फ़ोन बंद करना है। तो अगर माँ बाप मतलब आपके ब्रॉडकास्ट से ये लोगों को अवेयर होना चाहिए कि फ़ोन की प्रॉब्लम सिर्फ आईज से रिलेटेड नहीं है, आप बच्चे का फ्यूचर हर तरफ से ख़राब कर रहे हो। तो इसको आने वाले टाइम में इसको चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट तो बाद में करेगी, पर बीइंग ए पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लेट आँख खुले उससे पहले आप पहले इस बात को समझ कि जाओ। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है कि अपने बच्चे को अगर देना ही चाहते हो, एजुकेशन के लिए देना चाह रहे हो, वो एक नेसेसिटी है, लेकिन उसका एक टाइम लिमिट टाइम होना चाहिए। पीरियड होना चाहिए। ये नहीं है कि सुबह उठते ही उसको मोबाइल दे दिया, शाम को वो नहीं सो रहा तो मोबाइल चला रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कहीं ना कहीं सुधारनी पड़ेगी अपनी आदतें।
इसमें आपने बिल्कुल सही कहा। रिसेंटली जो इसमें स्टडीज़ हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली अब उन्होंने बैन कर दिया है 16 साल के बच्चे से, जो नीचे 16 साल की जो उम्र से नीचे बच्चे हैं उनको मोबाइल बैन कर दिया है। हाँ, यही सो बात उसका इंडिया में भी सबसे उठ रही बड़ा है कि इंडिया में रीज़न भी करो। यही है क्योंकि आज की डेट में ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 10 में से ऑलमोस्ट 7 बच्चों को चश्मा लगने वाला है और 5 बच्चों को ऑलरेडी लग रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, हमारी इंडोर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, जिससे क्या है अपनी आइज़ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अब पहले क्या होता था, बच्चे छोटे होते थे फिजिकल गेम्स खेलते थे, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई जैसे अब पुराने टाइम में पिट्ठू गरम खेलते थे, है ना। सो वो बॉडी की एक्टिविटी होती थी। आज की डेट में वो एक्टिविटी सारा कंपाइल होके आपकी मुट्ठी में आ गई है। सही बात। आप मतलब बच्चे मोबाइल पे इतनी ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो उसका इनडायरेक्टली क्या, उसका डायरेक्टली जो नुकसान है वो आंखों को हो रहा है। जो ये हमने बात की है इसकी मैं एक्चुअल स्टोरी बताती हूँ। मेरे एक नोन पे हैं जो कि जम्मू में रहते हैं, तो मुझे नहीं आइडिया था उनकी प्रॉब्लम का, पर उनको वहाँ से डॉक्टर्स ने ये बोला कि आपकी बच्ची 5-6 साल की हो गई है पर ये बोल नहीं रही है कुछ भी, और कुछ भी अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो आपको जो इसके स्पेशलिस्ट मिलेंगे सिर्फ चंडीगढ़ में मिलेंगे। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये है कि पहले ये प्रॉब्लम होती नहीं थी, तो वो उन्होंने जज किया कि इसकी प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट है बच्चों से। तब उनको भी नहीं पता थी बात कि ये फ़ोन का ओवर यूज़ करने के कारण है। अच्छा, एक तब नहीं फोन को पता। ओवर यूज करने से बच्चे का आईक्यू लेवल ही बढ़ बिल्कुल ही नहीं कम पाया। हो गया। तो वो चंडीगढ़ आए, तो उसके बाद उन्होंने चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि जो भी आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है इसका रीज़न सिर्फ फ़ोन है, कि आप खुद टीवी में रहते हो या कुछ और काम करते हो पर बच्चे को आपने फ़ोन में रखा हुआ है। तो उसकी अब उसको मुझे लगता है ट्रीटमेंट चलते हुए 6 मंथ हो गए। तो उन्होंने ट्रीटमेंट ये दिया है कि आपके घर में जैसे कोई एंटर होता है फ़ोन कोई नहीं उठाएगा, ओके। कॉल भी नहीं उठाएगा, फ़ोन आपके बिल्कुल बंद, इवन के टीवी बंद। सिर्फ आपको एक्टिविटीज़ करनी है या घर पे जो भी चल रहा है, पर फ़ोन मतलब मैंने अब मेरे घर में वो आए उस दिन भी मैंने यही जज किया, उन्होंने मुझे भी बोला कि आपने इसके सामने फ़ोन नहीं यूज़ करना, इसको फ़ोन देखना ही नहीं है। और उसकी अब ये है कि अब वो रिस्पॉन्स करने लगी है, थोड़ी बात करने लगी है। मतलब अगर आप देखो कि फ़ोन का यूज़ इस हद तक जाता है कि बच्चे का हर लेवल से हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और अब उसका मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट देखिए, 6 मंथ हो गए हैं उसके ट्रीटमेंट मतलब चलते। एक तरीके से ऐसी थेरेपी लेके आनी पड़ी यूज में कि जिससे पूरी टेक्नोलॉजी को उससे अलग कर दिया गया, तब जाके उसकी इम्प्रूवमेंट आई। बिल्कुल बिल्कुल। और थेरेपी भी ऐसी है, मतलब लोगों को पहले रीज़न नहीं पता, फिर इसके डॉक्टर्स बहुत कम है, और जब पता चलता है, ये तो चलो टाइम से पता लग गया। टाइम से कई पता बार हम ऐसे सोचते हैं कि शायद बच्चे की डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई, पर रीज़न उसका फ़ोन था। सर, आइस की हम बात कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर बोलते हैं आपका माइनस का नंबर है, कुछ प्लस का नंबर है किसी का, तो इसको आम भाषा में हम कैसे समझे, कैसे अंडरस्टैंड करें? देखो, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ मैं। माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो, या कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एंगल वाले नंबर्स हैं, जो ज़्यादातर लोगों में कन्फ्यूजन रहती है कि मेरा नंबर क्या है, कैसा है। तो उसको अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो जो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि प्लस नंबर, उसमें क्या होता है, आपकी आंख जो है वो नॉर्मल साइज से छोटी होती है। नॉर्मल साइज से छोटी होती है। नॉर्मल साइज से छोटी होती है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। सो ज़्यादातर ये होता है, जो अगर वो अर्ली एज में वो नंबर लगा हुआ है, तो वो जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं, आंख की जो बनावट है, उसका जो साइज़ है वो ग्रो होता है। अगर वो ग्रो होकर नॉर्मल तक पहुंच जाता है तो यूजली जो प्लस के नंबर्स हैं, ज़्यादातर केसेस में वो एक एज पे आके उतरने के चांसेस रहते हैं। ऑटोमेटिक उतरने के चांस। ऑटोमेटिक उतरने के चांसेस रहते हैं। अब अगर हम माइनस की बात करें, अब बच्चों में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा नहीं जाता या टीवी देखते देखते पास जाते हैं, सो उनमें ज़्यादातर माइनस नंबर होता है। अब माइनस नंबर हम अपनी लैंग्वेज में उसको मायोपिया बोलते हैं। अब मायोपिया में क्या होता है, जो आंख का जो नॉर्मल साइज है उससे ऑलरेडी आंख बड़ी होती है, बड़ी होती है दैट्स उससे। अ लेंथनिंग ऑफ द आई इज कॉल्ड मायोपिया। अब बच्चा छोटा है, उसको मायोपिया है, अब ग्रेजुअली उसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने के साथ साथ उसके आई का साइज भी बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल। एक तो वो ऑलरेडी बड़ा है और वो और बढ़ेगा। तो वो जो लेंथनिंग ऑफ द आई नॉर्मल साइज से बड़ा है, उसको हम मायोपिया कहते हैं। अब कुछ बच्चों में ये रहता है कि दिख तो रहा है बट वो किसी पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं। अब उनमें क्या होता है, बेसिकली मायोपिया भी हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, और इसमें एक स्पेशल टाइप का नंबर होता है जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अब एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो आपका लाइट का फोकस है आंख के पर्दे के ऊपर, कुछ लाइट पर्दे के आगे फोकस हो रही है, कुछ लाइट पीछे फोकस हो रही है, वो डिपेंड करता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे।
तो उसमें एक पर्टिकुलर एंगल पे नंबर दिया जाता है जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, तो उसके साथ वो फोकस हम रेटिना पे लेके आते हैं तो उसको वैसे कवर करते हैं। सो ये बेसिकली 3 होती हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। जैसे किसी को दूर से नजर नहीं आता, किसी को पास से नहीं होता, तो प्लस के नंबर क्या दूर वाले होते हैं? इसमें कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों को नज़दीक में ज़्यादा दिक्कत होती है, जब पढ़ते पढ़ते उनको दिखता नहीं है वो पास जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आइस की अकोमोडेशन यूज होती जिनका है। माइनस का नंबर है, जिनका प्लस का नंबर प्लस होता का, है। जिनका माइनस का, जिनका माइनस का है उनको ज़्यादातर, जैसे बड़ों में वो कह लो कि ड्राइविंग करते हुए नंबर प्लेट नहीं पढ़ी जा रही है, सिग्नल्स नहीं पढ़े जा रहे, है ना। बच्चों में ज़्यादातर नोट होता है वो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे, आजकल तो स्मार्ट स्क्रीन आ गई हैं, बड़ी आ गई हैं, बट फिर भी उसी में ज़्यादा पता लगता है। अब ज़्यादातर, अब जैसे टीचर्स स्कूल स्क्रीनिंग्स कैंप होते हैं, या टीचर्स कंप्लेंट करते हैं भी आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, ठीक नहीं, तो उसमें उसका रीज़न ये हो सकता है बच्चे को वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे दिख ही नहीं दिख ही नहीं रहा। रहा, पढ़ेगा अगर कैसे? वो दिख ही नहीं रहा उसको, तो वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा। दूसरा ये है, उनके पेरेंट्स कई बार नोट करते हैं कि हाँ आज बच्चे ने होमवर्क नोट किया है ब्लैक बोर्ड से, तो उसमें मिस्टेक्स हैं। सो दैट इज़ द इंडिकेशन कि हाँ इनकी आंखों का चेकअप ज़रूरी है, ये मिस्टेक्स कर रहा है, उसका कोई ना कोई रीज़न है। और बहुत सारे बच्चे आते हैं पेरेंट्स लेके, और पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते भी नहीं हमारे बच्चे की आईसाइट कैसे वीक हो सकती है, हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बट जब उनको वो दिखाया जाता है भी चेक करने के बाद, रूटीन एग्जामिनेशन के बाद, भी उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, हम क्योंकि हमारे को क्लिनिकली चेक करके पता लग जाता है भी क्या प्रॉब्लम है। सो देन जब हम पेरेंट्स को पूछते हैं कि हाँ आपका बच्चा ब्लैक बोर्ड पे उसको सही दिखता है, कहते हैं सही दिखता है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है हाँ जो वो होमवर्क नोट करके आ रहा है उस पर कोई मिस्टेक्स कर रहा है वो, तो नेचुरल है, फिर उनको लगता है कि हाँ मिस्टेक्स तो कर रहा है, तो वहाँ से ये इंडिकेशन होती है कि हाँ इनको प्रॉब्लम है। तो उसका प्रॉपरली टाइम से चेक करा के अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये नंबर्स होते हैं, प्लस के नंबर, माइनस के नंबर, ये मैक्सिमम नंबर क्या होता है? मैक्सिमम नंबर देखो इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं अपनी लाइफ में, मेरे को लाइक आई हैव स्टार्टेड इनटू दिस प्रोफेशन इन सिंस 1998, है ना। और अगर मैं पूरे टेन्योर की बात करूं तो मैंने मैक्सिमम -32 नंबर एक पेशेंट को दिया हुआ है। -32? यस, द पेशेंट इज़ फ्रॉम शिमला एंड शी इज़ वेयरिंग -32 नंबर एंड शी डिड नॉट डिस्क्लोज टू एनी ऑफ हर फ्रेंड सर्कल। सो वो कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहे हैं। ओके। और अगर हम चश्मे में देखें -32 नंबर, इतना मोटा शीशा हो जाता है और फील्ड ऑफ विजन इतना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि वो चश्मे में उसको दिखेगा ही नहीं। और अब वो कॉन्टेक्ट लेंस लगा रही है। टिल नाउ शी इज़ यूजिंग कॉन्टेक्ट लेंस एंड शी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। शी ऑलवेज थैंक्स मी, सो आई कुड सजेस्ट दैट ऑल्टरनेट टू हर। तो जैसे वो इतने नंबर का वो करा रहे हैं, क्या उनका वो लेंस या उनका ये नंबर हम ख़त्म कर सकते हैं किसी उससे तरीके से या नहीं? अब ये एक्चुअली डिपेंड करता है ओवरऑल आंख की बनावट पे और जो कॉर्निया का क्या साइज़ है, उसकी मोटाई कितनी है। सो वो नॉर्मल जैसे कॉर्निया थिकनेस होती है दैट इज़ अराउंड अबाउट 535 माइक्रॉन्स। ओके। सो वो अगर जितना हाई नंबर होगा उतने टिश्यूज़ ज़्यादा यूज़ होंगे। सो उसमें हमारे को वो देखना पड़ता है भी जो टिश्यूज़ बर्न करेंगे हम या रीशेप करेंगे लेज़र के साथ, तो जो टिश्यूज़ बाकी बैलेंस बचते हैं तो बाकी वो पूरी लाइफ के लिए इज़ इट एडिक्वेट, उसमें आने वाले टाइम में कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकती। सो ये ओवरऑल डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। सो आज की डेट में इसके बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं। जैसे फर्स्ट तो चश्मा ही हो गया, अब चश्मा उतारना है, सेकंड ऑप्शन होती है अभी कॉन्टेक्ट लेंस लगा लिए आपने। तो कॉन्टेक्ट लेंस का ये है कॉस्मेटिकली किसी को और को नहीं पता लगेगा, बट आप कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं कर रहे हो, कोई परमानेंट रीशेप नहीं कर रहे हो। जैसे आपने सुबह लगाया, रात को उतार दिया एंड आपके फ्रेंड सर्कल में लाइक नोबडी नोज एंड यू आर वियरिंग ग्लासेस। और नेक्स्ट ऑप्शन ये है कुछ साल पेशेंट जैसे चश्मा कॉन्टेक्ट लेंस लगा के बोर हो जाते हैं कि नहीं अब मेरे से डेली नहीं होता। सो फिर नेक्स्ट ऑप्शन जाती है इसमें लेज़र की। सो लेज़र में बेसिकली क्या होता है, कॉर्निया की रीशेप करते हैं, जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंगली उसकी कैलकुलेशन करके। सो उसमें भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब जितना हाई नंबर होगा, कुछ पेशेंट हैं मतलब ये कह लो कि 10 में से ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स हैं जो इसमें एलिजिबल नहीं होते, नॉन फिटनेस में आते हैं, मतलब वो उसके लिए फिट नहीं होते। जो 30% पॉपुलेशन है तो उसमें क्या है, फिर और ऑल्टरनेट्स हैं चश्मा उतारने के। सो लेज़र के बाद जैसे एक इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस आता है जिसको ICL या IPCL कहते हैं।
ठीक है। उसमें क्या होता है, हम जो आपका आंख का नेचुरल लेंस है उसके आगे एक और लेंस फिट हो जाता है, तो उसमें Operate के हम through? ऑपरेट करते हैं, तो वो आगे फिट हो जाता है जिसमें कि हम कॉर्निया की रीशेप नहीं करते, एक और लेंस फिट हो जाता है जो कि आपको एक प्रॉपर विजन देता है, जिसमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होती, या जैसे लेज़र के बाद ज़्यादातर पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि हाँ थोड़ा ड्राई आइज़ हो जाती हैं, और नेचुरल है अगर हम कॉर्निया पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ नेचुरल, प्योर ड्राइनेस रहती है, तो काफ़ी टाइम के लिए लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स पेशेंट को डालने पड़ते हैं। सो इसमें ICL या IPCL की ऑप्शन है, और फिर अगर हम पेशेंट उसके लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं होती, सो आज की डेट में लाइक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड CLE की ऑप्शन चलती है, जिसमें क्या है, क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, जो आपका नेचुरल लेंस है आई का उसको रिमूव करके सारी टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंगली उसको रिमूव करके हम एक जो इंट्राऑक्युलर लेंस है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सो दैट कैन बी डन एट एनी स्टेज फॉर एनी पेशेंट्स। मतलब आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, चश्मा उतारने के लिए बहुत तरह के लेंस आ गए हैं, डिपेंड करता है आपके नंबर पे, डिपेंड करता है आपकी आई की कॉर्निया पे, डिपेंड करता है आपकी कोई सिस्टेमिक कोई हिस्ट्री है, आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन हो, या और कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारा कुछ वर्कआउट करने के बाद देन वी कैन डिसाइड भी आपको कौन सा प्रोसीजर आपके लिए सेफ रहेगा और कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे अपनी अब बात की आपने अभी डायबिटीज़ की, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मेरे नॉन सर्कल में भी ऐसे लोग हैं जिनको पहले आईसाइट काफ़ी कम होगी, डायबिटीज़ का उनको बाद में पता लगा, तो क्या वो डायबिटीज़ की वजह से ही आंखों की रोशनी कम होती है? देखो, डायबिटीज़ का डायरेक्ट रिलेशन अगर हम आइज़ के साथ कहें तो वो चश्मे के नंबर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, नो डाउट उसका आई साइट के साथ रिलेशन है, नंबर के साथ नहीं है, आईसाइट के साथ है। नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट तो है आई साइट के साथ, यस नो डाउट। अब क्या होता है, अब जैसे कैमरा है, एक ऑब्जेक्ट है, एक subject। आगे लेंस है, लेंस के थ्रू रेज फोकस होके रेटिना पे पड़ती हैं, ठीक है, वैसी पिक्चर नज़र आती है हमारे को। अब होता क्या है, अब जो डायबिटीज़ है बेसिकली दैट इज़ अ साइलेंट किलर। अब अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और बहुत टाइम तक रह रही है, और उसका पर्दे पे इफ़ेक्ट कैसे आता है, कुछ साइलेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्दे में छोटी छोटी नसें होती हैं, बहुत बारीक बारीक होती हैं, जो कि एक ग्रेजुअली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें वो नसें वीक होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे वीक होती हैं, एक टाइम पे आके अगर साथ में किसी को ब्लड प्रेशर भी है, जब भी BP बढ़ेगा तो उसमें उसकी ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। जैसे ही वो ब्लीडिंग होगी या पीछे नसें लीक करेंगी तो वैसे ही उसका डायरेक्ट पर्दे पे असर होगा। अब आपने देखा होगा कईयों को प्रॉब्लम होती है, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, है ना, कि कहते हैं धब्बे से नज़र आ रहे हैं, वो एक इनिशियल सिम्टम्स हो गए, उसके बाद कहते हैं कुछ पार्ट हमारे को धुंधला सा नज़र आना शुरू हो गया। तो बेसिकली पेशेंट को जब 20-30% का लॉस हो जाता है तब पता चलता है। सो लाइक हम कोशिश यही करते हैं, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है साल में एक बार आंखों का चेकअप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो कि क्लिनिकली हम डायग्नोस कर सकते हैं, बट पेशेंट को तब पता चलेगा जब ऑलरेडी 20-30% लॉस हो चुका होगा। मतलब डायबिटीज़ जो जिस पेशेंट को है तो उसको तो रेगुलर पर ईयर अपनी आइज़ का टेस्ट करवाना ही चाहिए। यस, परफेक्टली, मतलब साल में एक बार उनका चेकअप ज़रूरी है, प्रॉब्लम है चाहे चाहे नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू ये कह लो इंडियन मेंटालिटी हमारी ऐसी है, जब तक एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं होती पहले हम होम रेमेडीज़ करते हैं, जब हमारे हाथ में नहीं रहती है तब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। बट कई बार प्रॉब्लम इतनी कि ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, फिर डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो वो हम उसके फिर 100% रिजल्ट नहीं दे सकते, बट पेशेंट ये एक्सपेक्ट करता है जादू की छड़ी घुमाओ और सारा ठीक हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो होम रेमेडीज़ हैं आइज़ के लिए, ज़्यादातर ये देखा गया है, सबसे पहले तो कोई बच्चा है, ठीक है, वो सबसे पहले कोई भी बच्चा पैदा होता है उसकी आइज़ में ना मदर या उनकी दादी पुराने टाइम में जो करते थे कि काजल लगाते हैं भर भर के, क्या वो सेफ है कहीं तक? उसका कोई इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट है उसका कुछ? देखो, अगर बीइंग आई डॉक्टर वी बिलीव इन साइंस, वो होगा, पुरानी मदर्स हैं, पुराने बुज़ुर्ग हैं, वो करते थे, उनका कोई लॉजिक होगा उसमें भी। हाँ, बेसिकली मेरे को तो ये लगता है, वो ये कहते थे अगर हम काजल या वो लगाएंगे उससे बच्चों की आंखें बड़ी होंगी, और स्पेशल लड़कियों में बड़ी आंखें अच्छी लगती हैं, उनकी ब्यूटी बढ़ाती हैं वो। तो ये होती हैं उससे? सो
अब आई डोंट नो, मतलब ये तो उनको बुजुर्गों का वो है, बट हम बिलीव करते हैं साइंस में। बिल्कुल। अब आज की डेट में न्यूली बॉर्न बेबी 10 में से 7 बच्चों में आपने देखा होगा जो नए बॉर्न होते हैं, सो उसमें आंख में यहाँ पे डिस्चार्ज वगैरह काफ़ी रहता है। तो ये नेचुरल है, नेचुरल कह लो या बेसिकली क्या है, उसमें हमारा जो यहाँ पे एक पानी का रास्ता होता है, तो 10 में से 7 बच्चों का वो तकरीबन न्यू बॉर्न में वो बंद हो जाता है। ओके। तो उसमें होम रेमेडी क्या है, बेसिकली जब पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं उसमें एक सिंपल हम मसाज एडवाइस करते हैं, ऐसा मेडिसिन की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। तो वो पैसेज बंद होने के कारण वो प्रॉब्लम होती है, मसाज से वो यूजली वो ठीक हो जाता है वो। मतलब ये एक मिथ है या इसको आप मी- एक्चुअल? इसको ऐसे भी है सर कि पहले देखो, पहले वाली चीजें आज में बहुत बदल गई हैं। पहले क्या होता था, डाइट हमारी कैसी होती थी, और जो मदर्स होती थी वो डिलीवरी के पहले भी देखो कितना काम करती थी घर में। बिल्कुल। आजकल ना तो लड़कियों की इतनी इम्यूनिटी रही, तो वो जो इम्यूनिटी है जब उसकी मदर की नहीं है तो बेबी की कितनी होगी। तो आप जैसे पहले होता था गंदे हाथ लगा दिए, कुछ भी, बच्चों को इन्फेक्शन होता ही नहीं था। हाँ। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। तो अब क्या है कि अगर आप वो ऐसी चीजें करते हो कि काजल डाल रहे हो, पता नहीं आप कैसा इन्फेक्शन उसकी आंख को दे रहे हो, तो अगर वो पुराने सिस्टम को फॉलो अब हम नहीं कर सकते। मतलब एज अ डॉक्टर तो आप कभी भी नहीं रेकमेंड advise नहीं करोगे? नहीं। तो सर एक और है, इंडियन पर्सन में होता क्या है, सौंफ होगी, मिश्री होगी, काली मिर्च होगी, ये उपाय बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि आप इनका मिश्रण बना लो, इससे आपकी 10 दिन 15 दिन महीने में आईसाइट बढ़ जाएगी। क्या ये कारगर सिद्ध होता है? देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत वाइबल है और बहुत सारे लोग इसमें बिलीव करते हैं, बिल्कुल। है ना। और नेचुरल लाइक हम बिलीव करते हैं ट्रुथ पे, रिसर्च पे, साइंस पे। अब होता क्या है, अब जो भी आपने बताया मेरे को उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, मिश्री, मिश्री सौंफ, में और काली मिर्च। सौंफ का वो काली मिर्च का वो जो बना के लगाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, जो जो साइंस में क्या है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो आंख का नॉर्मल साइज से छोटा होना उसमें चश्मे का नंबर लग जाता है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे वैसे अगर वो नॉर्मल साइज पे आंख पहुंच जाती है, नंबर ऑटोमेटिकली उतर जाता है। अगर वो नंबर उतर गया और वो अगर वो बाय चांस वो रेमेडी कर रहा है वो सौंफ और मिश्री वाली, तो उसके लिए तो मिरेकल हो गया। मिरेकल हो गया। सो बेसिकली वो मिरेकल नहीं है, वो अगर वो 10 में से अगर 2 लोगों का वो उतर गया, वो साइंस ये कहती है कि वो उसका वो नॉर्मल साइज पे पहुंच गई, वो उतर गया। बट जो बाकी के 8 लोग हैं जो माइनस का नंबर लगा रहे हैं, उसमें तो उसका उल्टा असर होगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, पेरेंट अपने बच्चे को, और एक क्रॉस ओपिनियन के लिए नंबर उनको ऑलरेडी पता था, चश्मा वो लगाते थे, चश्मा लेके आए और मैंने उनका क्रॉस चेक किया। जो वो चश्मा ऑलरेडी लगा रहे थे उसका -2.5 नंबर था। ठीक है। तो जब मैंने प्रेजेंटली चेक किया तो उसका -3 था। तो मैंने चेक करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दे दी और उन्होंने चश्मा नहीं बनाया। और उसके बाद ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद वो मेरे पास वापस आए और उनके हाथ में चश्मा नहीं था। ठीक है। तो कहते जी, मैंने कहा आपका चश्मा कहाँ है? कहते जी चश्मा टूट गया और हमने चेक कराना भी, अभी नंबर बढ़ा तो नहीं है, कम हो गया क्या? नहीं। तो मैंने जब उनका नंबर चेक किया, -5.5 नंबर आया उनका। 2.5 से 2.5 डबल से भी ज़्यादा होगा। 5.5 हाँ। और विदिन 6 मंथ्स। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप चश्मा दिखाओ, या इतना जल्दी नंबर बढ़ना और इतना नंबर बढ़ना 6 महीने में पॉसिबल नहीं है। तो हार के उन्होंने ये बताया, कहते हम किसी बाबे के पास जाते थे, वो कुछ सुरमा वगैरह डालते थे, तो उसमें लोगों के बहुत सारे चश्मे उतरे हैं, तो हम आपके पास क्रॉस ओपिनियन के लिए आए थे। भी हमारा तब 2.5 नंबर था, तो अब हो सकता है 1.5-2 हो गया होगा, क्योंकि अब मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उनको एग्जैक्टली मैंने दिखाया, चार्ट पढ़ाया, 5.5 नंबर, सो देन उनको फिर विश्वास हुआ भी नहीं, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ। एक्चुअली उसमें एक्सप्लेन किया। अब आज की डेट में उसका नंबर चश्मा लगाने के बाद अगले 1 साल में आधे नंबर का फर्क पड़ा। अब इमेजिन करो, जो 6 महीने में नंबर बढ़ा, अगर वो कंटिन्यू करता है, 2.5 से हो सकता है वो 3 जब हुआ था, हो सकता है 3.5 हो जाता, कम से कम 6 तक तो नहीं पहुंचता। तो क्या चश्मा लगाने से, सिर्फ चश्मा लगाने से आई साइट को रिवर्स किया जा सकता है? देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो सिर्फ चश्मा लगाने से अगर हम ये सोचे भी नंबर रुक जाता है, सो वो डिपेंड करता है एज के ऊपर। सो अगर तो जैसे हम कहते हैं बॉडी की ग्रोथ या जो हाइट है वो 18 साल तक की या 16 या 18 साल तक की बढ़ती है। तो उसके बाद भी पेरेंट्स कहते हैं भी नहीं, मेरे बच्चे की हाइट छोटी है, कोई दवाइयों से वो बढ़ जाए, वो पॉसिबिलिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना।
अब अगर तो वो 18 साल से ऊपर है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं जो नॉर्मल मायोपिया होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो रुक जाता है। जो बच्चों में मायोपिया होता है, बच्चों में चश्मा लगा होता है, तो उसमें बढ़ने के चांसेस एज वेल एज उतने बढ़ जाते हैं जैसे उनकी हाइट ग्रो करती है। अब जैसे मैंने बताया आंख का साइज ऑलरेडी बड़ा है, तो ग्रेजुअली वो हाइट के साथ वो आंख का वो और बढ़ेगा, तो नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हम स्पेशल मायोपिया कंट्रोल लेंसेज आते हैं। एक तो नॉर्मल लेंसेज जो रूटीन में हर जगह पे लगाते हैं, तो उसमें क्या है, नंबर जो चश्मा रेगुलर यूज़ करते हैं बच्चे, अप टू सम एक्सटेंट कईयों का नेचुरली वो थोड़ा बहुत जो ग्रेजुअली बढ़ना है वो उतना ही बढ़ता है। बट जैसे जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है या और एक्टिविटीज़ वैसी जो ज़्यादा होती हैं, नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशली मायोपिया कंट्रोल लेंसेज हैं, जिसमें क्या है, ऑलमोस्ट जो रिसर्च इस पे हुई है 68% टू 70% हम मायोपिया को जो कंट्रोल कर सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज के साथ। कॉन्टैक्ट लेंस है या परमानेंट लेंस है? इसमें चश्मे के ही लेंस होते हैं। अच्छा। और वो कस्टमाइज होते हैं, वो इस डिज़ाइन से बनाए जाते हैं कि जो आपको वो विजन भी क्लियर देते हैं, और जो जो साइड पे जो रेटिना पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है उसको वो डिफ्यूज़ करता है। क्योंकि क्या होता है, जितना शार्प इमेज बनता है उतना वो रेटिना पे जोर ज़्यादा डालता है, तो उसमें रेटिना वीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जितना स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा रेटिना पे, पर्दे पे, उतना नंबर ग्रेजुअली वो फास्ट बढ़ता है। मे बी अगर आपने नोट किया हो, जो तो छोटे नंबर हैं, -1 हो गया या -2 है, तो यूजली अगर उसको हम स्पेशल टाइप के लेंसेज से कंट्रोल करें, तो अगर साल में अगर किसी बच्चे का आधा नंबर बढ़ रहा है तो हो सकता है उसका वो नंबर ना बढ़े। अभी रिसेंटली एक मेरे पास एग्जांपल है, उस बच्चे का नंबर ऑलमोस्ट 1.75 से हमने स्टार्ट किया, अभी मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड किया है, तो -1.75 से स्टार्ट किया है जनवरी लास्ट ईयर। सो अभी ये 6 जनवरी में मेरे पास उसका फॉलोअप हुआ है शार्प आफ्टर 1 ईयर, और उसका नंबर यू कैन इमेजिन 1.75 से 1.75 ही है, बड़ा नहीं है। लेकिन उसको रिवर्स कर सकते हैं हम? रिवर्स करने का माइनस नंबर में नेचुरली कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आंख का साइज बढ़ चुका है। आपको लगता है हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, आंख के साइज को दोबारा छोटा कर सकते हैं? या अगर हमारी किसी एग्जांपल अगर कोई 6 फुट का बंदा है, अगर हम कहें उसकी हाइट छोटी कर दें, हो सकती है? विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब चश्मे से नंबर अगर एक बार बढ़ गया, उसको रोका तो जा सकता है, लेकिन उसको कम नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। वो ऐसे है कि अगर हम उसको सही एज पे चेक कराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो उसको वो लेंस एडवाइस करें, तो आप बच्चे का नंबर अगर किसी एज में जाके उसका नंबर 9 होना है और आप मायोपिक कंट्रोल लेंस यूज कर रहे हो, तो हो सकता है वो 4 तक टिक जाए। पर अगर आप उसको लेके उस एज में आओगे जब उसका नंबर 10 पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो 10 लगाना पड़ेगा। तो मैम साथ ही साथ ये होता है, एडवर्टाइजमेंट आजकल बहुत चलती है कि चश्मा उतरवाओ, चश्मा उतरवाओ। लेकिन होता क्या है, किसी की एडवर्टाइजमेंट रेट होता है 15,000 रुपये, किसी की एडवर्टाइजमेंट में होता है 1.5 लाख रुपये। तो ये डिफरेंस कैसे आता है? देखो ऐसे होता है कि अगर किसी ने चश्मा उतारना है, पहली बात तो ये है कि आजकल की टेक्नोलॉजी में अगर कोई चश्मा उतारना चाहता है तो उसका 99% उतर जाएगा, टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोसीजर होता था पहले लेसिक, उसमें क्या होता है कि आंख में फ्लैप बनाते हैं, आंख में फ्लैप बनता है, आंख की एक पुतली होती है, ऊपर से एक फ्लैप बनता है, उसको उतारते हैं, लेजर करते हैं, फ्लैप को दोबारा रखते हैं। ये प्रोसीजर काफी सालों से चल रहा है। अब उसके बाद में ये आया कि ये जो फ्लैप बनता है ये ब्लेड से बनता था, तो कॉस्ट उसकी कम, ब्लेड से कॉस्ट कम होती थी। फिर इससे एडवांस टेक्नोलॉजी ये आई कि अब ब्लेड फ्री कर दिया इसको, कि ब्लेड फ्री मतलब हम ब्लेड से नहीं उसको करेंगे, सब कुछ लेजर से करेंगे, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी और बढ़ गई। ठीक है। उसके बाद में अगर आजकल का लेटेस्ट हम टेक्नोलॉजी का चश्मा उतारने का प्रोसीजर की बात करें, वो स्माइल आ गया। उसमें क्या है? उसमें क्या होता है, उसमें फ्लैप ही नहीं बनाते, उसमें लेजर से जो हम ऊपर से लेजर कर रहे हैं, आंख के अंदर से एक फ्लैप उतार के बाहर निकाल दिया जाता है, नंबर 0 कर दिया जाता है। तो उसमें लेजर की ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस टाइम मानी जा रही है। अब स्माइल में भी स्माइल प्रो आ गया। तो ये जो चार्जेस का डिफरेंस है, ये कौन लेसिक कर रहा है, ब्लेड फ्री कर रहा है, विदाउट ब्लेड कर रहा है, स्माइल कर रहा है या स्माइल प्रो कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से चार्जेस के वेरी करते हैं। मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट अगर हम देखते हैं तो हमें पहले ये देखना जरूरी है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, क्योंकि वो आपकी आंख के
8-10 टेस्ट करेंगे, जैसे सर ने बताया था कॉर्निया की थिकनेस देखेंगे, उसके हिसाब से आपको बताएंगे ये तीनों प्रोसीजर में से आप कोई भी करवा सकते हो। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि थिकनेस कम होने की वजह से हमें कहना पड़ता है कि आप ब्लेड वाला तो करवा ही नहीं सकते, आपको तो करवाना ही स्माइल पड़ेगा। ये डिपेंड करता है थिकनेस पे। उसके बाद में वो ये है कि आप कोई भी प्रोसीजर करवाओ, जो मैं मानती हूँ आप कुछ भी करवाओ, पर आपको अवेयर होके ही करवाना है कि मेरी आंख के साथ हो क्या रहा है, उस पे ही चार्जेस डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब कोई माइंड में क्वेश्चन सबके ये आएगा कि कहीं ना कहीं लेजर प्लानिंग करते हैं, चाहे कोई भी ऑपरेट करवाएं, ठीक है, चश्मा उतारें, क्या कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस रहते हैं कि इस प्रोसीजर के दौरान उनकी आई साइट जा सकती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा देखो ऐसे है कि चलो मेडिकल में कॉम्प्लिकेशन के तो होते ही हैं, 1% कॉम्प्लिकेशन तो लेके ही चलते हैं, पर ये जो प्रोसीजर होता है यंग लोगों पे होता है। देखो एक 70-80 ईयर्स ओल्ड बंदे का ट्रीटमेंट करना और एक 18 साल के बच्चे का ट्रीटमेंट करना दोनों अलग चीज़ है। अगर हम 70 वाले बंदे को ये बोलें कि आपके विज़न जो है 70% आ जाएगी, 80% आ जाएगी, तो वो रेडी हो जाता है। पर जो यंग बच्चे हैं उसमें रिजल्ट 100% ही देने पड़ते हैं, उसमें आप 1% का भी मार्जिन नहीं छोड़ इसकी सकते। क्या कुछ एज लिमिट भी देखी जाती है? देखो ऐसे होता है कि 40 के बाद बंदे को नज़दीक का भी चश्मा लग जाता है। जैसे अब कोई बंदा हमारे पास 28 में आया तो हम लेसिक प्रोसीजर कर देंगे, उसका स्माइल कर देंगे। पर अगर वो 40 पे आया तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आप अगर लेसिक कराते हो तो आपका दूर का चश्मा लगेगा, उतर जाएगा। पर अगर आपको नज़दीक का चश्मा विद एज वाला अगर लगाना पड़ता है तो वो लगेगा। उसका कोई उपाय नहीं है? उसका उपाय भी है, फिर उसको हम प्रोसीजर बताते हैं कि आपका एक परमानेंट CLE होता है, लेंस इम्प्लांट हो जाएगा। उसके अलग अलग उसको बताया जाता है कि आप इस पे भी जा सकते हो। तो उस केस में एक सर्जरी होगी, दो होगी? एक तरीके से एक ही होगी। एक ही वो होगी, हमें लेकिन एक में ही दोनों हो जाएंगे? देखो ये डिपेंड करता है, ये सबसे जरूरी क्वेश्चन है, बिकॉज कई बार क्या होता है कुछ ऐसे हॉस्पिटल में चले जाए, बंदा 45 एज है, उसको दूर का चश्मा लगा हुआ, नज़दीक का वो बहुत कम लगा रहा है और वो कहता है कि मेरा चश्मा उतार दो। अगर हम उसका स्माइल कर दें, उसका दूर का चश्मा तो निकल गया, पर उसको विद एज अभी नज़दीक का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको एक प्रोसीजर और बताया जाता है कि CLE करवा लो। CLE में क्या होता है, उसको 3 फायदे होते हैं। एक तो ये कि उसका दूर का भी चश्मा उतर गया, नज़दीक का भी उतर गया। थर्ड एक चीज़ है कि उसको कभी लाइफ में कैटरेक्ट वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट क्या होता है कि हमारा नेचुरल लेंस होता है जो भगवान ने हमारी आंख में डाला हुआ है, वही लेंस जब क्लाउडी हो जाता है तो हम उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए भी कोई सर्जरी होती है फिर? उसके लिए भी सर्जरी होती है, उसके भी लेंस निकालना पड़ता है, तो उसकी जगह पे हम अपना जो अलग लेंस आर्टिफिशियल लेंस है वो इम्प्लांट करते हैं। तो इसके जो आपने जो पहले सवाल पूछा है इसके रिलेटेड इसमें सवाल ज़्यादा आते हैं कि जब हम कैटरेक्ट निकालते हैं तो उसमें जो लेंसेज होती हैं उसकी भी बहुत सारी वैरायटी है। जैसे आपने सुना होगा कई जगह पे कैंप लगता है, तो कैंप में फ्री हो रहा है, और एक प्राइवेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ तो वो कहते हैं हम तो 20,000 में डालते हैं, 25,000 में डालते हैं। आप 5 का डलवाओ, जो मैं पेशेंट को बताती हूँ कि आप 5 का डलवाओ, लाख का डलवाओ, 1.5 लाख का डलवाओ, पर समझ के डलवाओ। क्योंकि इसमें ऐसे होता है कि आपने अगर एक बार लेंस डलवा लिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते? नहीं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है उसको करने का। तो जब भी आपने लेंस डलवाना है, आप देख लो एक कोई बैंक में मैनेजर है या टीचर है, अगर उसने सर्जरी करवा ली, उसको आपने बिना बताए सर्जरी कर दी कि भाई तेरे लेंस डलेगा 20,000 का, हमने डाल दिया या फ्री में डलवा लिया उसने। अब उसको नहीं बताओगे कि आपको बाद में नजदीक का चश्मा पहनना पड़ेगा, तो उसका तो सारे दिन का काम नजदीक का है। अब टीचर क्या करेगी, सारा दिन पढ़ाएगी, तो उसको चश्मा लगाना पड़ेगा। जब उसको, क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो जब हमारे पास चेक करवाते हैं वो कहते हैं हमने जो भी जहाँ से भी ऑपरेशन कराया था पर हमारा अभी चश्मा लग गया। ये रीज़न ये है कि उसको वो लेंस डालने से पहले नहीं बताया कि तेरे पास अब ऑप्शन है कि अगर दूर का चश्मा उतारना है, नज़दीक का भी उतारना है, दोनों उतारने, जो भी ऑप्शन लेनी है। पर ये 1 टाइम प्रोसीजर होता है। तो ये लेंस होते कितने तरीके के हैं? देखो इसमें जो लेंस डलते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो हम पेशेंट को ऐसे डालते हैं कि आपको 90% ऑफ द टाइम हम दूर की विजन यूज करते हैं। तो एक तो लेंस आते हैं कि जिसमें आपको दूर का चश्मा नहीं लगाना हट पड़ेगा, जाएगा। ठीक है। उसके बाद में एक लेंस आते हैं कि दूर का हट जाएगा पर नज़दीक का आपको 2.5 से 3 नंबर पहनना पड़ेगा। आपने मोबाइल पे काम करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ भी करना है तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। उसके बाद में एक लेंस आते हैं मल्टीफोकल। मल्टीफोकल में क्या होता है, पेशेंट का चश्मा उतर जाता है, ना वो उसको नज़दीक का लगेगा ना दूर का लगेगा, पर उसमें एक साइड इफेक्ट है कि उसमें ग्लेयर पड़ती है। जैसे नाइट ड्राइव करते हैं,
सामने से गाड़ी आएगी तो उसको ऐसे ग्लेयर दिखेगी, लाइट बहुत फैली हुई दिखेगी। जैसे कि गाड़ी चलाते हैं, शीशे के ऊपर कुछ पानी वगैरह गिरा होता है तो ग्लेयर बनती तो है। उसको पेशेंट को अगर हम मल्टीफोकल डाल दिया और उसका काम बहुत ज्यादा नाइट ड्राइविंग का हुआ तो उसके लिए वो गलत चीज है। तो नाइट ड्राइविंग वाले को हम मल्टीफोकल नहीं डाल सकते, बेशक उसमें चश्मा उतर जाता है। उसके बाद में एक लेंस आता है ईडॉफ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो दूर वाला लेंस डलते हैं उसमें पेशेंट को 2.5 नंबर लग जाता है। उसके बाद में ईडॉफ आते हैं। ईडॉफ क्या होता है? एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस होता है, जिसमें क्या होता है कि ग्लेयर नहीं पड़ती। इसका कोई साइड इफेक्ट है, ग्लेयर कुछ नहीं पड़ेगी, पर ये विजन जो कवर करता है, 2 विजन कवर करता है, एक डिस्टेंस का, एक इंटरमीडिएट का। अगर पास आप का नहीं करता। पास का अगर आपको करना है, आपको पढ़ना है, तो आपको 1 नंबर का चश्मा लगेगा। मतलब जो मैंने सिंगल विजन बोला उसमें तो आपको 2.5 नंबर का चश्मा लग गया, मतलब आपको कुछ भी पढ़ना है अब आपको चश्मा हर टाइम रखना पड़ेगा। ईडॉफ में क्या होता है कि मेरा 1 नंबर का चश्मा है, अगर मेरे पास एक टाइम पे चश्मा नहीं भी है, काम चल जाता है, काम चल जाता है, ऐसे नहीं कि पूरा डिपेंडेंट हो जाता है। पर अगर मुझे बहुत बारीक पढ़ना है और 1 घंटे के लिए स्टडी करनी है, फिर लगाना है। अब जैसे इसमें मल्टीफोकल लेंसेज की ऑप्शंस हैं, तो अब आज के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली कुछ कुछ कंपनीज़ के पास इसका पेटेंट भी है। इतनी अच्छी क्वालिटी के मल्टीफोकल लेंसेज आ रहे हैं जिनको इंसर्ट करने के बाद जो ग्लेयर का, जो मैम ने बताया, यूजुअली मोस्टली मल्टीफोकल लेंसेज में ग्लेयर होती है और उसमें ग्लेयर मिनिमल होती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर पेशेंट को उसके बारे में आइडिया है, अगर आपने पेशेंट को पहले बताया हुआ है कि हल्की फुल्की ग्लेयर आ सकती है, और अभी हमने बहुत सारे मल्टीफोकल्स किए हैं और बहुत सारे एनआरआईज हैं और जिसमें लाइक दे ड्राइव वेरी वेल, उनको कोई ग्लेयर का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर हम चल रहे हैं, नो डाउट कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अगर सिंगल विजन लेंस लगा रहे हो, आपका डिस्टेंस क्लियर हो गया, रीडिंग का नंबर आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। नज़दीक का नंबर, बेसिकली सिंगल लेंस में नज़दीक का नंबर क्यों आता है? अपना जो नेचुरल लेंस होता है उसमें एक अकोमोडेशन पावर होती है। वो लेंस जब हम दूर देखते हैं या पास देखते हैं, जब पास देखते हैं वो मोटा हो जाता है, दूर देखते हैं तो पतला होता है। उसकी इलास्टिसिटी होती है। अब विद एज, जैसे 40 साल के आसपास आपने देखा होगा, नज़दीक का चश्मा लगाया होता है ऐसे करके, दूर से, दूर की जिनकी विजन क्लियर है, ऊपर से ऐसे देखते हैं, ऊपर से देखते तो हैं। उसमें प्रेसबोपिया कहते हैं उसको। तो नज़दीक की नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, दूर की उनकी सही रहती है। अब विद एज और कई कारणों के साथ, जैसे सफ़ेद मोतिया विद टाइम आ गया। अब जैसे मैंने बताया सिंगल विजन लेंस, तो उसमें सिंगल विजन लेंस में क्या है, आर्टिफिशियल लेंस है, वो अपनी इलास्टिसिटी तो उसमें नहीं होगी, वो या दूर के लिए कवर करेगा या पास के लिए कवर करेगा। इसलिए जो सिंगल विजन लेंस है, ज़्यादातर हम डिस्टेंस कवर करते हैं, सो दैट जो आपका रूटीन का काम है बिना चश्मे से हो जाए। और जो नज़दीक का आपने पढ़ना है वो 2.5 नंबर 3 नंबर जो भी वो स्टैंडर्ड लेंस आता है तो वो लगा सकते हैं। अब जो ईडॉफ लेंसेज हैं उसमें एक और फैसिलिटी आ गई है कि आपका डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा और रीडिंग का, आपका जो आपने मोटा मोटा काम करना है, जैसे मोबाइल पे ज़्यादातर यूट्यूब देखते हैं या नंबर डायल करना है या न्यूज़पेपर पढ़ना है, उतना को बिना चश्मे से हो जाता है। बहुत फाइन वर्क करना है, जैसे सुई में धागा हो गया, जैसे लेडीज़ ने दाल चावल साफ़ करने हैं, बहुत बारीक का देखना है, तो उसके लिए 1-1.5 नंबर का चश्मा लगता है। अगर कोई ये भी नहीं लगाना चाहता तो मल्टीफोकल लेंस की ऑप्शन है। स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, उनका रूटीन में ड्राइविंग तो करना नहीं है, वो नॉर्मल मल्टीफोकल भी डलवा सकते हो, ना दूर के चश्मे की ज़रूरत है उनको, ना नज़दीक के लिए। अब डिपेंड करता है कॉस्ट का। अब सिंगल विजन लेंस की कॉस्ट नेचुरल है, उसमें फीचर कम है तो उसकी कॉस्ट कम होगी। ईडॉफ लेंसेज है, उसकी कॉस्ट उससे ज़्यादा होगी। मल्टीफोकल लेंस है, उसकी कॉस्ट उससे भी ज़्यादा होगी। अब जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, ड्राइविंग भी करनी है, कंप्यूटर पे काम भी करना है, इधर उधर भी जाना है, लाइक जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, अगर वो नहीं चश्मा लगाना चाहते तो उनके लिए स्पेशल टाइप के लेंसेज मल्टीफोकल में जो प्रीमियम कैटेगरी आती है। सो ये तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो ये हम कहते हैं हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। अब अगर मेरा लाइफस्टाइल अगर एक्टिव है, अगर मैं चाहूँ तो मेरे को अगर मल्टीफोकल लेंस की ऑप्शन है तो मैं सिंगल विजन क्यों डलवाऊंगा, बाद में सारी उम्र मेरे को नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ेगा। अब किसी का काम सिर्फ ड्राइविंग है, नज़दीक का, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मेरे को नज़दीक की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसमें अब उनके लिए अब हम सारी ऑप्शंस दे देते हैं। अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो फाइनल डिसीजन पेशेंट का होता है क्या चाहिए और उसको उसके अकॉर्डिंगली क्या कॉस्ट में क्या मिलेगा। तो जैसे हम सर्जरीज की बात कर रहे हैं आइज़ की, तो आज की डेट में सबने हेल्थ इंश्योरेंस कराई होती है, चाहे स्टार ग्रुप की हो, किसी भी ग्रुप की हो, इंश्योरेंस होती है। तो क्या ये आइज़ की जो सर्जरीज हैं वो भी कवर करते हैं? इंश्योरेंस में आई की सर्जरी, कैटरेक्ट कवर होती है और भी सर्जरीज होती हैं,
बस ये जो ग्लासेस रिमूवल वाली सर्जरी है, इसको किसी ना किसी एंगल से कॉस्मेटिक सर्जरी भी देखा जाता है। हाँ, इसको कॉस्मेटिक सर्जरी में लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी से इसको कवर हाँ, नहीं इसको करती। कवर नहीं करती। पर जो कैटरेक्ट सर्जरी है, ग्लूकोमा सर्जरी है, विट्रेक्टमी सर्जरीज हैं, ये सर्जरीज इंश्योरेंस में कवर होती हैं, बिकॉज वो एक नीड है। पर कॉस्मेटिकली अगर लेसिक को वो मानते हैं कि आपको दिख रहा है, पर आपको चश्मे के साथ दिख रहा है, पर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते, ये आपकी एक कॉस्मेटिकली हाँ। चॉइस है। तो साथ ही आप इस डिस्कशन में आपने नाम लिया था सफ़ेद मोतिया। तो सफ़ेद मोतिया आखिर होता क्या है? सफ़ेद मोतिया सिंपल लैंग्वेज में एक है, जो आपका नेचुरल लेंस होता है आँख का, वो विद एज, विद मेडिसिन, मे बी विद लाइफस्टाइल, उसमें बहुत सारे रीजंस हैं, जो आँख का जो नेचुरल लेंस होता है वो धुंधला होना शुरू हो जाता है। अब धुंधले होने से क्या होता है, जब लाइट अंदर पास करती है तो वो जब धुंधले सरफेस में से पास करेगी तो वो दिखना यानी कम कि हो जाता विजन है, ब्लर हो जाता है। विजन ब्लर हो जाता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे सर्दियों का सीज़न चल रहा है, बहुत सारी फॉग पड़ती है, तो मैंने एक इस पे शॉट बनाया था। उसमें क्या है, मैंने दिखाने की ये कोशिश की, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फॉग पड़ रही है और आपकी जो देखने की रेंज कम हो गई है। अब आपकी आंखें तो ठीक है, अब मैं अगर अपनी आंखें साफ करके वो देखूं कि वो रेंज बढ़ जाए, वो धुंधला जो फॉग है उसमें से मेरे को आगे तक दिखना शुरू हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, ये जो फॉग हमारे को दिख रही है और जिसको वो मोतियाबिंद है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके उसको हर समय वैसा धुंधला दिखता है। वो एक इजी एग्जांपल है। अगर आपके पेरेंट्स को सफ़ेद मोतिया है, अगर आपने वो एक्सपीरियंस करना है कि उनको कैसा दिखता होगा, अब फॉग के टाइम में आप ड्राइव करने में कितनी आपको प्रॉब्लम होती है, सो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि वो आप तो कुछ टाइम के लिए वो ड्राइविंग में इशू आ रहा है, वो पूरी लाइफ ही उस उनको हर समय वैसा धुंधला दिख रहा है। सो ये बेस्ट एग्जांपल है भी, जिनको मोतियाबिंद है, किस स्टेज पे है, वो सर्दियों में जो फॉग पड़ रही है और देखने की रेंज कम हो गई है, उनको वैसा दिख रहा है, तो उसको बेसिकली सफ़ेद मोतिया कहते हैं। तो इसका इलाज भी सर्जरी है? इसका इलाज भी सर्जरी है, क्योंकि अब नेचुरल है, उसमें कोई कहते हैं होम रेमेडी या जादू की छड़ी तो है नहीं। तो उसमें जो नेचुरल लेंस है वो धुंधला हो गया, अब उसको साफ तो हम कर नहीं सकते, अब उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी जगह एक नया लेंस डाल सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डेंजरस होती है, ये नॉर्मल कैटेगरी में लेते हैं आज की डेट में डॉक्टर्स? देखो, जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी है और जो लेंस की क्वालिटीज़ इतनी अच्छी आ गई हैं, सो 99.9% इसका सक्सेस रेट है, और मेडिकल में 0.11% कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हमेशा रहते हैं। और दूसरी बात ये, एक भगवान की बनाई हुई चीज़ है और एक आर्टिफिशियल है, हम कर रहे हैं, नो डाउट। आज की डेट में अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू मशीन्स, अकॉर्डिंग टू एडवांसमेंट, 99.9% रिजल्ट्स हैं। पर उसके लिए आपको डॉक्टर के पास टाइमली पहुंचना पड़ेगा। अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि कैटरैक्ट उनकी आंख में उनको धुंधला दिख रहा है, पर वो चलाते जाते हैं, तो वो पहुंचते उस स्टेज में जब मोतिया बहुत पक जाता है। कुछ स्टेज में तो ऐसे होता है कि मोतिया फूल जाता है और आंख का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस स्टेज में फिर हम उनको वो विज़न नहीं दे पाते। तो ये है कि कैटरैक्ट को आप, ठीक है, एक लाइटली लेने वाली चीज़ उतनी नहीं है कि अगर आपको धुंधला दिख रहा है आप चेक कराओ। अगर डॉक्टर कहता है कि आप अभी 6 मंथ 1 वेट कर सकते हो तो आप वेट करो। अदरवाइज वो कहते हैं कि अगर आपका मोतिया पक गया तो आपको टाइमली करवाना चाहिए। देखो, इसमें कहते हैं अगर जैसे छोटी बीमारी है, बीमारी अगर कम है, इनिशियल स्टेज पे है, उसका ट्रीटमेंट करना इजी है और रिकवरी जल्दी हो जाती है। अब वही चीज़ को हम लिंगर ऑन करते रहते हैं, एक स्टेज पे आके वो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर हम अगर डॉक्टर को ब्लेम करें बाद में भी हमारी नज़र नहीं आई, सो उस सिचुएशन में डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं होता। अब सफ़ेद मोतिया है, अगर लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है, इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब एक गुब्बारा है, उसमें हवा भरते हैं हम, अब उसमें हवा भरने की एक लिमिट होगी, कैपेसिटी। अगर उस लिमिट से ज़्यादा उसमें भरेंगे, क्या होगा? फूट जाएगा। वैसे ही आँख के अंदर जो अपना नेचुरल लेंस है, उसका जब मोतिया बन गया, जब वो पक गया, एक स्टेज पे आके वो अंदर फूलना शुरू हो जाएगा। जब वो फूलना शुरू हो जाएगा तब आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। जब आँख का प्रेशर बढ़ता है तो वो जो नज़र वाली नस है उस पर जोर डालता है। जब उस पर जोर डालता है तो उस काला मोतिया में कन्वर्ट हो जाता है। उस स्टेज पे जब हम सर्जरी करते हैं तब हम बेसिकली सिर्फ मोतिया निकालने के लिए सर्जरी करते हैं। बाकी जो पीछे नज़र होती है, जितनी नस में जान आती है उतनी नज़र आती है, वो उस सिचुएशन में फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आपने जिक्र किया काले मोतिया, काला मोतिया क्या होता है फिर?
काला मोतिया जैसे रूटीन में ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड फ्लो होता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसका वो नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसे आँख का एक अपना प्रेशर होता है। सो आँख के अंदर पोस्टीरियर चैम्बर में एक जेली होती है जो बनती रहती है, प्रोडक्शन होती है उसकी, और वो ड्रेन होती रहती है, उसका आउटफ्लो होता रहता है। अब क्या होता है, जिनका वो जेली बनती है, कईयों की ज़्यादा बनती है या वो प्रॉपर ड्रेन नहीं हो रही, जब वो ज़्यादा बनती है और जब उसके कारण उसका आँख का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ज़्यादा बनेगी और बाहर कम निकल रही है तो नेचुरल है प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, अब प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, आँख की जो नज़र की नस होती है उस पर जोर पड़ता है। जो आँख की नज़र पे जोर पड़ता है, आँख का प्रेशर बढ़ने को हम काला मोतिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर काले मोतिये का इलाज अगर समय पे नहीं होता तो जो नज़र जाती है वो परमानेंट जाती है, उसकी कोई रिकवरी नहीं है। मतलब काला मोतिया सबसे डेंजरस स्टेज है, दैट्स अ साइलेंट किलर। साइलेंट। दैट्स अ साइलेंट किलर। और जो काले मोतिये में जितनी नज़र चलेगी उसकी रिकवरी कोई नहीं है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो जाए, इसको रोका जा सकता है बट इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जो आई साइट का लॉस हो गया वो परमानेंट है, जो जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है वहाँ पे इसको रोका जा सकता है। तो अभी तक जो मैंने समझा इस पॉडकास्ट में, सबसे ज़्यादा जो डेंजरस स्टेज है वो काला मोतिया। देखो, काला मोतिया में जो नज़र है इरिवर्सिबल है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सफ़ेद मोतिया का अगर ट्रीटमेंट, जो इलाज है, अगर हम टाइम पे करते हैं 100% नज़र आ सकती है। काले मोतिये वाला पेशेंट कई बार ऐसे कर देता है कि उसको लगता है कि मैं इलाज करवा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो फर्क के लिए नहीं कर रहे हैं हम इलाज, उसकी विजन वहीं रोकने के लिए कर रहे हैं। पेशेंट को लगता है कि इम्प्रूवमेंट होएगी। काले मोतिये का इलाज किया जाता है कि जहाँ पे विजन है वहीं पे उसकी बनी रहे। ज़्यादातर अभी हमने रिसेंटली हमारे पास पेशेंट आया, चंडीगढ़ से आया, उसकी ये स्टेज है कि उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं। अब उसका क्या है, अच्छा भला फिट है, बॉडी से फिट है, सब कुछ ठीक है, बट उसने ये स्टेज कर ली, वो डॉक्टरों के पास चेक करवा रहा है, जो उसको दवाई लिख रहा है उसको 2 महीने डाल देता है, छोड़ देता है। अब उसकी ये स्टेज है कि उसकी पूरी विजन चली गई है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। हमें खुद को भी दुख होता है कि अगर उसने ये टाइमली ट्रीटमेंट किया होता, जो उसको मेडिसिन डॉक्टर बता रहे हैं वो डाली होती, तो वो उसकी ये स्टेज नहीं आती। अब वो घर के अंदर चल पाता है, पर बाहर अगर उसको आना है, एक तो होता है कि बंदे के पैर नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहा है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ आईज और उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो आज अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है कि वो चलने फिरने के लिए भी किसी पे डिपेंड कर रहा है। मोहताज हो गया। मोहताज हो गया। और जो कि एक काले मोतिये में एक जो नॉर्मल आँख का प्रेशर होता है वो 12 से लेके 18 तक होता है। और जब ये 18 से ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो उसको कुछ हम आई के टेस्ट करके हम उसको डायग्नोस करते हैं, तब हम डिक्लेयर करते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को काला मोतिया है। अब जो मैम ने एग्जांपल दी, उस पेशेंट का इमेजिन करो प्रेशर कितना होगा। एक टाइम पे तो एक नॉर्मल मशीन है उसमें आउट ऑफ रेंज दिखा उसने रहा आउट था, ऑफ रेंज दिखा दिया था, और उसका प्रेशर इमेजिन करो 62 प्रेशर था, जो कि जो 12 से 18 चाहिए था। 12 से 18 चाहिए था, 62 प्रेशर था, विच इज़ मच मच हायर देन। हम उसका प्रेशर तो कंट्रोल हमने कर लिया, पर वो प्रेशर बढ़ने के कारण जो उसकी विजन का लॉस हो गया है उसको हम रिकवर नहीं कर, मतलब अभी हमने उसको सिर्फ इतना समझाया कि जो तेरी विजन है वो इतनी है कि वो घर के अंदर तो चल पाता है, अगर वो अब भी ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो जैसे आंखें बंद है इतनी सी विजन रहेगी, मतलब बिल्कुल ही ब्लाइंड है। बिल्कुल ब्लाइंड है। 90-95% उसका विजुअल लॉस है, जो 5 to 10% है वो उसकी रूटीन के लिए, जो रूटीन में है वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता उसका। वो यही है कि आपके ब्रॉडकास्ट के द्वारा हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर बता रहा है उसको फॉलो करो। आप ये मत करो एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप उसको बीच में छोड़ देते हो, फिर दूसरे का, तीसरे का, और वो फिर क्या करता है, पेशेंट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेता, उसको ये लगता है कि शायद ये जादू कर देगा, वो जादू कर देगा, पर वो कहीं का भी नहीं रहता। फिर तो सिंपल सी बात है कि सेकंड ओपिनियन लेना जरूरी है, आप ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन फॉलो तो करो। ट्रीटमेंट मत बंद करो जब तक आपको दूसरा डॉक्टर बंद करने के लिए नहीं कह रहा। तो जैसे ये पॉडकास्ट स्टार्टिंग में आपने बताया कि ये हॉस्पिटल एक सोशल वर्कर ने स्टार्ट किया था, आपने स्टार्ट किया था, तो चैरिटी अभी भी कंटिन्यू है, कहीं प्योरली बिजनेस की तरफ तो नहीं चल पड़े? देखो, स्टार्टिंग में जैसे हमने स्टार्ट तो इसी बेस पे किया था, और भाग दौड़ में कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम भूल जाते हैं, ये मैं मानती हूँ बात। तो हमने ये चीज़ एक डिसाइड की हुई है कि जैसे हम बाकी डेज हम हमारी कंसल्टेशन थोड़ी हायर जितनी भी रहती है, पर मंडे को हमारा चैरिटेबल होता है। मंडे को आप चैरिटी करते हैं? चैरिटी करते हैं एवरी मंडे 9 to 6:30। हमारी जो चेकअप फीस है सिर्फ 50 रुपीज़ रहती है।
ये इस बेस पे हुई कि कुछ पेशेंट ऐसे कहते थे कि आपकी फीस हाई होती है, तो इस वजह से हमें जैसे पीजीआई जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है, पर कुछ ओल्ड एज वाले लोग इतनी देर वहाँ पे वेट भी नहीं कर वेट नहीं सकते। कर सकते। तो हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि पेशेंट आया एक से आप 400-300 ले रहे हो आके, फिर तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो फिर हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि एवरी मंडे हम सर्जरीज भी कम रेट पे करते हैं और चेकअप भी हम सिर्फ 50 रुपीज़ में करते हैं। यानी कि चैरिटी साथ साथ आप सोशल वर्क साथ साथ में अपने साथ में लेके चल रहे हैं। नहीं, हमारे साथ और भी बहुत लोग जुड़े हैं। कई बार ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो मतलब घर से तो बहुत स्ट्रांग है, पर कहीं ना कहीं बच्चों ने उनको अलग कर दिया या पूछ नहीं रहे जो भी है, उसके लिए भी कुछ लोगों की लिस्ट हमारे पास रहती है कि वो जो कहते हैं कि हम सर्जरी करा देंगे। तो कुछ पैसे वो डोनेट करते हैं, कुछ हम करते हैं, तो उसके तरीके से हम फ्री सर्जरीज भी ओनली मंडेज, मंडे का हमने ये डे रखा हुआ है, तो हम फ्री सर्जरीज भी उनकी करते हैं। मतलब कई सोशल वर्कर भी हैं आपके साथ, जो एक टीम बनी हुई है कि उस चैरिटी को आप साथ साथ लेके चल रहे लेके हैं। चल रहे हैं, वो जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आ जाए तो ऐसे फील करते हो कि आपको इसके लिए कुछ करना है पर कर नहीं पाते, क्योंकि हम भी हर पेशेंट का तो फ्री नहीं कर सकते। पर जब हमारे पास ऐसे लोगों की लिस्ट होती है तो कुछ हमने डिस्काउंट कर दिया, कुछ उन्होंने डाल दिया या कुछ का फ्री कर दिया, तो ऐसे चलता है, चैरिटी चलती है साथ साथ। हाँ, चैरिटी जरूरी है ना, क्योंकि सोशल वर्क तो जरूरी है, कम्युनिटी के लिए तो कुछ करना बहुत जरूरी हाँ है। बिल्कुल, मंडे आइए, जब मर्जी आइए, कोई कोई सिफारिश की किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहती, 50 रुपीज़ ही चार्जेस लगते हैं। बस फिर जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मंडे, तो डेफिनेटली वो लोग आने वाले हैं जिनके माइंड में यही क्वेश्चन था कि जो आइज़ की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है, कुछ होता है, तो आपके पास वो डेफिनेटली मंडे को तो आएंगे, मंडे को तो उस हिसाब से उनका भी भला हो जाएगा। नहीं, इसके साथ एक और भी चीज़ है कि हमारे पास जैसे सेक्टर 16 के एचओडी रिटायर्ड है डॉक्टर अमरजीत, जो कि एमडी मेडिसिन है, जी। उनका भी यही कॉन्सेप्ट है, तो वो भी बड़े अच्छे चार्जेस पे, ज़्यादा चार्जेस उनके भी नहीं है, तो वो भी डेली 9 to 2 चेकअप करते हैं। तो जो पेशेंट ऐसे हैं कि और बीमारियां हैं उनसे चेकअप करवाना है, तो वो भी हमारे पास रहता है, जनरल मेडिसिन की आप बात जनरल कर रहे हैं। मेडिसिन की। तो मैम, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा कि कोई पेशेंट आया, ठीक है, चाहे उसके पास पैसा नहीं था या किसी और तरीके से, लेकिन वो आपके दिल को छू गया। देखो, मेरे ज़्यादातर दिल को बुजुर्ग छूते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर कुछ सीख सकते हो, तो अगर आप उनके साथ 10 मिनट बैठो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, स्पेशली एक पेशेंट है यहाँ पास के गांव से है, तो उसकी एक ही आंख है, एक ही आंख है। एक ही आंख है और उसमें कैटरेक्ट है, दूसरी आंख तो उसकी बचपन से ही खत्म है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके लिए तो एक आंख उनकी जिंदगी होती है, जिंदगी। क्योंकि उसको कैटरेक्ट था, उससे कम दिख रहा था। तो उसने मेरे से बात की काफ़ी देर, तो मैंने ये जज किया कि ये अब तक 7 डॉक्टर्स के पास घूम आया, पर उसको हर जगह यही लगा कि कहीं ना कहीं पैसे का लालच है, शायद मेरी आंख ना खराब हो जाए, उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं एक हुई। डर था। एक डर था, बहुत बहुत डीप डर था। तो मुझे ये, मेरा ध्यान चलो पैसे का इतना नहीं था, मुझे ये था कि अगर ये टाइमली सर्जरी नहीं करवाएगा तो ये दूसरी आंख से भी जाएगा। तो वो पेशेंट मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि मैं तुझे ऐसे नहीं सोचता कि तू डॉक्टर है या तू इस हॉस्पिटल की ऑनर है, तू मेरी बेटी की तरह है। तो तू अगर मेरी बेटी होती तो मुझे कैसे ट्रीट करती, उसी हिसाब से तूने मेरा ट्रीटमेंट करना है। और वो पेशेंट आज, उसके सर्जरी किए हुए भी 2-3 साल हो गए, वो हफ्ते में एक बार मेरे पास आता है और चाय पी के और बातें करके जाता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो काम दिल के बिल्कुल दिल के करीब होती करीब हैं। होती है। तो ऐसा ही कोई और वाक्य भी है? ऐसे और भी है, एक बच्ची है जो सर के पास आती है, नया गांव से आती है। उसको ये था, उसके पेरेंट्स को भी जैसे नंबर बढ़ रहा था, कॉन्टिन्यूसली नंबर बढ़ी जा रहा था, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये लगता था कि मेरे, आप देखो पेरेंट्स बच्चे के लिए कितना वो होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो उसको ये था कि हमारी बच्ची को ऐसी कौन सी बीमारी लगी, क्या हो गया। तो जैसे सर से मिलाया तो इन्होंने उसको वही माइपिक कंट्रोल लेंस बताए। अब वो बच्ची का जब लेंस का नंबर 1 साल में बिल्कुल नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं खड़ा रहा, तो वो पेशेंट भी ऐसे हो गया, उसको ऐसे लगता है कि ये दशमेश आई सेंटर हमारा घर है, क्योंकि मेरे बच्चे को इन्होंने ऐसे ट्रीट किया कि अब उसको लगता है कि अब यहाँ आ गया तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एक और बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी जी, कि please। जो न्यू चंडीगढ़ वाला एरिया है, टाइम के साथ, क्योंकि मैं भी इसी एरिया से बिलोंग करती हूँ, जी। तो मैंने उस टाइम से ये एरिया देखा है जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, इको सिटी, ओमैक्स कुछ भी नहीं होता था। मुझे लगता है तब बच्चे अपने पेरेंट्स को ज़्यादा पूछते थे, और अब इतना पैसा आ गया है हमारे पास। कुछ पेशेंट ऐसे बुजुर्ग आते हैं जिनके पास अरबों की प्रॉपर्टी है, पर उनके बच्चों के पास ना तो उनके लिए पैसा है और ना ही उनके लिए टाइम है। तो ऐसे बोलते हैं बुजुर्ग कि हमें घर पे लाने वाला भी कोई नहीं है।
तो मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि न्यू चंडीगढ़ अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो, जो भी गांव है अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस में आ गए हो, तो इस एडवांसमेंट के साथ अपने पेरेंट्स को पीछे मत छोड़ो, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये बना के दिया। जो भी ज़मीनें अगर आपकी महंगी हो गई हैं, जो भी प्रॉपर्टी आपने ये बनाई है, किसी ना किसी पॉइंट पे ये ट्रुथ है कि आपके पेरेंट्स ने वो हार्ड वर्क किया है, जिसके कारण आपकी ये तरक्की हुई है। तो ये पॉइंट मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि डेली हम जितने पेशेंट से, जितनी हमारी पब्लिक डीलिंग होती है, इसमें मेन मुद्दा या तो बच्चे और बाहर चले जाते हैं, फौरन जा रहे हैं। फॉरेन जा रहे हैं, अपने बुजुर्गों को यहाँ छोड़ जाते हैं, तो उसके पीछे भी उनके साथ कौन होता है? आप देखो, ये नौकर छोड़ जाते हैं, नौकर कितना पूछता है, क्या वो इमोशनल ट्रॉमा को हील कर सकता है? पैसे आप बाहर से भेजते रहो, ऐसे भी पेशेंट आते हैं। तो ये जो चीज़ है जो वक्त के साथ आप कर रहे हो, तो ये ज़रूर याद रखो, आपके बच्चे देख रहे हैं, वो आपके साथ भी यही करेंगे। आपकी सही बात है कि भाई पैसा आपने कमा लिया, पैसा आपके पास जैसे मर्जी आ गया, आपने अर्न किया या आपकी लैंड एक्विजिशन हुई, जहाँ मर्जी से आपके पास पैसा आ गया, वेल्थ आ गई, लेकिन अपने रिलेशंस को मत भूलो, रिलेशंस को मत गवाओ। हाँ बिल्कुल। और अपने भाई बहनों से जो प्रॉपर्टीज के कारण है, वो भी आप इतना ज़्यादा लड़ाइयाँ मत करो। एंड में जो प्यार ही मैटर करता है, प्यार ही मैटर करता है। वो चीज़ जो इस एरिया में, न्यू चंडीगढ़ में, मुल्लांपुर में, ये गांव में, एक गांव में तकलीफ होती तो दूसरे गांव वाले भी उसको पूछने आते थे, पर आज ये हो गया एक घर में तकलीफ है तो पड़ोसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल सही रहा है। बात है, सही। तो ये चीज़ जरूर आनी चाहिए। ये जरूर आनी चाहिए कि जैसे पहले प्यार था वो प्यार जरूर दिखना दिखना चाहिए, चाहिए। अपनापन जरूर दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, कुछ आइस के लिए स्पेशल टिप्स क्या रहेंगे? देखो, स्पेशल टिप्स में मैं यही से स्टार्ट करता हूँ। एनीथिंग इन एक्सेस इज़ ऑलवेज हार्मफुल। कहने का तात्पर्य है, अगर 2 फुलकों की भूख है, 4 खाओगे पेट दर्द होगा। सिमिलरली स्क्रीन टाइम, मोबाइल आपके हाथ में है, 10 मिनट की आपकी नेसेसिटी है, स्क्रॉल उंगलियां घुमाते घुमाते आप 1.5 घंटा उसमें लगे रहते हो, तो आंखों का क्या हाल होगा। अब एक एथलीट है, अगर हम उसके साथ अपने आप को कंपेयर करें, अगर 1 किलोमीटर भाग सकता हूँ, उसके बाद सांस चढ़ जाती है, तो अगर आंखों की कैपेसिटी, आपकी जो आंखों की लिमिट है, अगर आपके 15 से 20 मिनट या चलो एक आधा घंटा या 1 घंटे तक लो, अगर उन्हीं आंखों को हम 2-2 घंटे स्क्रीन पे गड़ा के देख रहे हैं, तो आंखों का क्या हाल होगा वो आपकी आंखें बता सकती हैं। इनिशियल सिम्टम्स में क्या होता है, ड्राइनेस स्टार्ट होती है। नॉर्मल हमारा जो ब्लिंक रेट है वो 8 से 10 ऑलमोस्ट 1 मिनट में होता है, और जब हम कंसंट्रेट करते हैं, ब्लिंक रेट वो कम होके 3 से 5 या 6 टाइम 1 मिनट में रह जाता है। जितना ब्लिंक कम होता है उतनी ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो बैंक में काम करते हैं या जिनका प्रोफेशन ही आईटी का है, जिन्होंने स्क्रीन पे काम करना ही है, तो उसमें व्हाट वी सजेस्ट इज़ 20-20-20 रूल। अब 20-20-20 रूल क्या है? एवरी 20 मिनट्स लुक एट 20 फीट्स अवे फॉर 20 सेकेंड्स। सो उसमें क्या होता है, आपकी आइज़ के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, नॉर्मल ब्लिंक से आपकी जो टीयर फिल्म है वो रीबिल्ट हो जाती है, और प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्क्रीन्स, उससे जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होने वाली होती है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उससे बचा जा सकता है। दूसरी बात, इनिशियली कईयों के एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, मतलब जब थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसके हम होम रेमेडीज़ की कोशिश करते हैं पहले। नो डाउट कईयों की हो भी जाती है, कुछ ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाते हैं, बट उसको हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। कई बार प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको टाइमली चेक कराना बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग कहते हैं आँखों में पानी के छींटे मारने चाहिए। नो डाउट पुराने बुजुर्ग मारते थे, उनकी आंखें आज की डेट में भी बहुत अच्छी हैं, बट आज की डेट में अगर हम लोकल की बात करें, टैंकी का पानी आता है, या जहाँ पे नेचुरल सप्लाई ताज़ा नहीं है, पानी नहीं होता, फ्रेश ताज़ा वाटर पानी होता है। नहीं होता है, या उसमें क्लोरीन मिक्स होती है, या अगर ओवरऑल देखो भी पानी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। उसमें क्या होता है, बेसिकली जो वाटर का पीएच लेवल है वो आपके जो टीयर के पीएच लेवल के साथ वो मैच नहीं करता, विच इज़ हार्डर। जो अगर हम उससे छींटे मारते हैं तो आंखों की आंसू की लेयर डिस्टर्ब होती है, तो जब वो डिस्टर्ब होती है तो कुछ टाइम के लिए, 1 आधे मिनट के लिए लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कंफर्ट मिलता है, बट उससे भी ड्राइनेस हो सकती है, उससे भी आंखों की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअली। सो प्रैक्टिकली आई डोंट सजेस्ट एनी बडी भी हाँ रोज़ पानी के छींटे मारो, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अपने आंखों का ध्यान रखो। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर वो इनिशियल स्टेज पे अगर हम उसको चेक कराते हैं, उसको इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छा है।
कई बारी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है वो फिर हमारे हाथ में भी कुछ नहीं रहता। सो मेरा मैसेज यही है, किसी भी चीज़ को इग्नोर मत करो। जैसे गाड़ी चलती है, मशीनरी है, उसका पार्ट के कोई आवाज़ आती है, इंडिकेशन आती है भी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, वैसे ही हमारी बॉडी भी हमारे को इंडिकेट करती है भी हाँ इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। उस गड़बड़ को इग्नोर मत करो, उसका पार्ट चेंज किया जा सकता है, आपकी मशीनरी का पार्ट चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अपनी आंखों का ध्यान रखो, अपने दांतों का ध्यान रखो, अपनी ओवरऑल बॉडी का ध्यान रखो, अपनी डाइट अच्छी रखो, हेल्दी खाओ, वेल्थ कमाओ और एंजॉय करो। तो सर ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए। आप लोगों ने टाइम निकाला, इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले आपका धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम आपको My pleasure. ज़रूर इनवाइट करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उनका सोल्यूशन अगेन हम आपसे ज़रूर लेंगे। डेफिनेटली थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।